नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ पूरा स्ट्रेस फ्री होकर शुरू करते हैं वीडियोस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आज, है ना। चलिए पहली जानकारी के साथ आप सभी को जानकारी होगी 1 फरवरी अर्थात कल अंतरिम बजट पेश किया गया है। कई लोगों को कंफ्यूजन है ये क्या है, इसीलिए ये बता दे रहे हैं। बजट में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी तकनीकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके लिए एक बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा, समय भी लग सकता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग पहले ही कोई ना कोई वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत ही अच्छा विस्तृत वीडियो देखना चाहिए। ये अंतरिम बजट क्या है? मौजूदा सरकार द्वारा अपना कार्यकाल समाप्त होने या सत्ता परिवर्तन के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली एक अस्थायी वित्तीय योजना के रूप में कार्य करता है। सभी को पता है इस वर्ष लोकसभा चुनाव है ना। बीच में जो है सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है और कार्यकाल तो जाहिर तौर पर समाप्त होगा ही, है ना। इसके लिए जो है अंतरिम बजट पेश किया गया है। नई सरकार आएगी, वो नया बजट पेश करेगी। यह एक स्टॉप गैप व्यवस्था है ना, जिसे नए प्रशासन के कार्यभार संभालने तक सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब तक नई सरकार नहीं आ जाती तब तक देश का विकास नहीं रुकना चाहिए, देश के कार्य जाहिर तौर पर नहीं रुकना चाहिए, है ना। बहुत ज़रूरी है बजट, इसीलिए अंतरिम बजट ये पेश किया जा रहा है। ठीक है, अब नाम ध्यान रखिएगा। हर साल जो वित्तीय बजट होता है ये पूरे वर्ष का होता है ना, लेकिन ये जो है अंतरिम बजट है इस बार का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। 1 जनवरी को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथियोपिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए हैं, है ना। हाल ही में फिर से ये चर्चा में आया है, इसीलिए करंट अफेयर्स में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देख रहे हैं 1 महीने से तो आपको इसकी जानकारी जाहिर तौर पर होगी, और अगर नहीं देख रहे हैं तो ये आपको जानकारी लेना चाहिए, है ना। ब्रिक्स समूह में ये शामिल हो गए हैं, जिससे इसकी सदस्यता 10 देशों तक बढ़ गई है। अभी तक 5 थे ब्रिक्स, अब जो है 10 हो गए हैं। विस्तार शुरुआत में अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाला था, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर समूह के प्रभाव को बढ़ाना है। और प्रारंभ में आमंत्रित अर्जेंटीना ने दिसंबर से बाहर होने का विकल्प चुना था, वो नहीं जुड़ना चाह रहे थे। बाकी ऊपर जो नाम है वो आधिकारिक जुड़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिया है। ये जानकारी आपको दी थी, लेकिन इसके बाद जो है चंपई सोरेन को झारखंड का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। हाल ही में चंपई सोरेन को जो है आधिकारिक मुख्यमंत्री घोषित किया गया है झारखंड का। ठीक है, चंपई सोरेन ये जो है इनकी राजनीतिक यात्रा उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन में उनकी भागीदारी से गहराई से निहित है जाहिर तौर पर। और थोड़ा बहुत और इनके बारे में जान लीजिए, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये पूरा जो राजनीतिक अभी झारखंड में चल रहा है माहौल, वो तो आपको समझना ही चाहिए। यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जुड़े इन सारी चीज़ों से। इन सारी चीज़ें ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईआईटी इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की है, मतलब शुरुआत करने की घोषणा की है, जो शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आईआईटी इंदौर में उज्जैन उपग्रह परिसर खोला जाएगा। ठीक है, उज्जैन उपग्रह परिसर की मंजूरी शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और काफ़ी ज़रूरी भी है। इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना। अच्छा है ये, मतलब काफ़ी, मतलब अगर आप इसको देखें कि किस प्रकार का इसमें कार्य होगा तो आप समझेंगे। उज्जैन उपग्रह परिसर जिसको आईआईटी इंदौर में स्थापित किया जाएगा, हमें जल्द ही ये धरातल पर प्रस्तुत होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसा हमने बताया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। तमिलनाडु ने 2 और रामसर स्थलों को सुरक्षित करके पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण में एक नया मानदंड स्थापित किया है। इस प्रकार देशों में ऐसे निर्दिष्ट क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है। हाल ही में नीलगिरी के लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और अरियालूर में कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किए जाने से राज्य भारत में पारिस्थितिकी
पारिस्थितिक संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे हो गया है। ठीक है, कौन सबसे आगे है? तो राज्य जो मतलब तमिलनाडु इसमें सबसे आगे है। ये एक फैक्ट की बात है। इसी प्रकार के जो फैक्ट हैं ये करंट अफेयर्स में आपको जो पढ़ने को मिलते हैं ये काफ़ी ज़्यादा विशेष होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके बारे में पढ़ना। ठीक है, इसीलिए हम आपको बार बार सजेस्ट करते हैं इनके बारे में ज़रूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम प्रमुख निर्णयों के साथ आगे बढ़ रहा है। असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 और मिसिंग स्वायत्त परिषद संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यहाँ पर जो है अभी असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को विनियमित करना और बढ़ावा देना है। असम जो है ये विशेष है और मिसिंग स्वायत्त परिषद संशोधन विधेयक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों विधेयक असम के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनके बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ना है। डल गई है जानकारियाँ और घोषणा हो गई है, अगले विधानसभा सत्र में पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम का नौसेना डॉकयार्ड एक महत्वपूर्ण अवसर का गवाह बनेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS संध्या के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता करने वाले हैं। जी हाँ, विशाखापट्टनम का जो नौसेना डॉकयार्ड है यहाँ से INS संख्यांक की कमीशनिंग होगी। कोलकाता में GRSE द्वारा निर्मित 110 मीटर लंबा INS संख्यांक लगभग 3800 टन वजन उठाता है और इसमें प्रभावशाली 80% स्वदेशी सामग्री है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी विशेष है जानकारी। ठीक है, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ थी आज के इस वीडियो में। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।